आप दूर दराज से आए सभी ग्रामीण वासी, युवा साथियों, प्यारे भाइयों, आज मनिंदर राजन जी ने कोई 7-8 महीने पहले मुझसे अनुरोध किया था कि जो हमारी इंदौरा की संस्कृति है, उस संस्कृति को जागृत करने के लिए हमें इंदौरा क्षेत्र में एक इंदौरा महोत्सव करवाना है। और इस इंदौरा महोत्सव में मैं आती बार अभी जब पूछ रहा था तो मैंने पूछा कि आपने तो बहुत अच्छे कलाकार बनाए हैं, इनका पैसे का खर्च कहाँ से चल रहा है। इन्होंने कहा एक सोसाइटी है और उस सोसाइटी के माध्यम से उसमें मैं भी अपना योगदान देता हूं और उसके माध्यम से जो युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनको जागरूक करने का दायित्व एक विधायक होने के नाते मेरा भी बनता है। और अभी जब वो भाषण दे रहे थे तो नशे के मामले में जो हमारा क्षेत्र है, ये नूरपुर का नीचे का जो पंजाब के साथ लगती बेल्टें हैं, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है हमने कठोरतम कदम इस क्षेत्र के उठाए हैं। ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, युवाओं में नशे को बेचते हैं, ऐसे लोगों की हमने संपत्ति को जब्त करना शुरू किया है। पिछले 5 साल से एक एक्ट था, उस एक्ट में एक नियुक्ति होनी थी जिसको पीडी एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, उसमें अभी तक नियुक्ति नहीं हुई थी। हमने उसमें हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की और उसके माध्यम से जो भी नशे के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने की हमने शुरुआत कर दी है और इस क्षेत्र से भी संपत्ति को जब्त किया गया है। हम किसी भी प्रकार का समझौता इन जो नशा बेचने वाले व्यापारी है, उन व्यापारियों से कोई भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी व्यक्ति का अगर कोई देता है, हमारी सरकार उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। युवा पीढ़ी किस तरह भविष्य अपनाए, अपने भविष्य को बनाए, उस दृष्टिगत हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आ रही है। आज के इस इंदौरा महोत्सव पर मैं आप सभी वासियों को, इंदौरा निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय विधायक मनिंदर राजन जी ने कहा कि इसे जिला स्तरीय इंदौरा महोत्सव मनाया जाए। अगले वर्ष से ये जिला स्तरीय इंदौरा महोत्सव मनाया जाएगा। अभी हमारी सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 2 वर्ष में पिछले दिनों जब बिलासपुर में रैली थी, हमने कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। और कांगड़ा पूरा जिला में हमने व्यवस्था परिवर्तन करना शुरू किया। मैं कांगड़ा के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का कार्य शुरू कर दिया है। पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ा दुग्ध उत्पादक प्रोसेसिंग यूनिट जो ढगवार में 300 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा पौंग डैम है, उसमें कैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से हमने वहां क्रूज, जेट स्की, जो भी वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित खेलें हैं, उनको शुरुआत करने की अनुमति जिलाधीश महोदय को दे दी है। और जल्दी भी आप देखेंगे कि वहां क्रूज भी चलेंगे, जेट स्की भी चलेंगे और टूरिस्ट भी इस पौंग डैम में जल क्रीड़ा का आनंद उठा सकेंगे। 2 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और जनता ने एक आप जैसे परिवार से उठकर मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। राजनीतिक जीवन की सीढ़ियां
मैं हर जीवन काल में जब भी गया, उन सीढ़ी दर सीढ़ी को चढ़कर आज मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। और मैं जानता हूं कि इस प्रदेश ने कितनी आपदाओं को सहा, लेकिन पिछले वर्ष की जो इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी, उसमें इंदौरा भी अछूता नहीं था। कई परिवार हमको इंदौरा क्षेत्र कभी छोड़कर चले गए, कई घर टूट गए। हमने प्रत्येक परिवार को बसाने की कोशिश की और जो घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया, ताकि वो अपने आशियाने को सही ढंग से बना सके। जब से हमारी सरकार आई है, आम आदमी से जुड़ी योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गांव के किसान की आय कैसे बढ़े, इस दृष्टिगत हमने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जिसमें सरकार गाय के दूध को 45 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रही है। गाय के दूध का मूल्य 30 रुपए किलो हुआ करता था, प्रति लीटर हुआ करता था, जिसको हमने बढ़ाकर 15 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए किया। भैंस के दूध का मूल्य प्रति लीटर 40 रुपए हुआ करता था, हमने उसको बढ़ाकर 55 रुपए किया। ये सरकार के द्वारा खरीद की जा रही है। अब जिसने पशुधन रखा होता है, उस पशुधन के आधार पर हमने कहा कि जो गोबर आधारित खेती करेगा, गोबर से मक्की पैदा करेगा, गोबर से गेहूं पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं आधारित मक्की पर 30 रुपए किलो के हिसाब से समर्थन मूल्य दे रही है। और इंदौरा क्षेत्र से भी इस बार 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्की खरीदी गई। और अगर आप गेहूं पैदा करेंगे, जो प्राकृतिक रूप से पैदा किया हुआ गेहूं होगा, उस हिसाब से हम 40 रुपए किलो गेहूं भी आपसे खरीदेंगे। क्योंकि गांव के हाथ के लोगों के पास पैसा पहुंचे, हमारी सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमने मनरेगा की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए की, ताकि गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति को, जो कांग्रेस पार्टी की ये मनरेगा योजना है, जो श्री सोनिया गांधी जी की सोच और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच के आधार पर निकली है, उस आधार पर गांव में जो लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के कारण उन्हें उचित मूल्य भी मिले। हमने इस वर्ष बजट में 60 रुपए की तुरंत प्रभाव से वृद्धि की। आज गांव में मनरेगा में लगा हुए मजदूर को 300 रुपए प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों को, जो कि एनपीएस में थे, हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अब भारतीय जनता पार्टी कई गारंटियों की हमसे बात करती है, फिर भी मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमने 7 गारंटियां अपनी पूरी कर दी है। कोई इनका नेता बोल दे, जब राजस्थान में हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया। हम पूछना चाहते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आजकल आंतरिक लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है। बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है और हरेक गुट किसी न किसी प्रकार से अपनी कुर्सी को प्राप्त करना चाहता है और दूसरा गुट उस कुर्सी को बचाना चाहता है। तो आरोप कुछ नहीं है, मुद्दे कुछ नहीं है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के स्तर को निचले स्तर तक लेकर गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंच गए। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार दोषी है।
डबल इंजन की सरकार कहते थे, बहुत विकास की बातें करते थे। आज देखिए स्थिति क्या हो गई है। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाना नहीं चाहते। हमारी सरकार ने मूलभूत परिवर्तन किया। आने वाले एकेडमिक सेशन में और परिवर्तन आप देखेंगे। और हमने कहा जो हमारे गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम नई स्कूल नीति लेकर आए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। गौर स्कूलों को इकट्ठा करके क्लस्टर में एक्सेलेंस स्कूल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है। हम बच्चों की शिक्षा को गुणात्मक सुधार लाने के लिए आए दिन प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आज आप निचले स्तर पर पहुंच गए हो। इन सब चीजों को बदलने के लिए हमें व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। फैसले कई बार कड़वे होते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मीठा स्वाद देके जाते हैं, जिससे युवाओं का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, किसान का भला होगा। ये सब योजनाएं हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा, हमारे जो 2 बजट है उसमें आप देख सकते हैं। कोई सोच सकता था कि मक्की का मूल्य उसके खेत में 30 रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में हम किसानों की मजबूती के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हेल्थ में क्या हाल है? हेल्थ के इंस्टीट्यूशन तो खोल दिए गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए गए, सीएससी खोल दिए गए, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध करवाए गए। नोटिफिकेशनें कर दी गई। नोटिफिकेशन कोई भी सरकार कर सकती है। अगर आपको सही दिशा में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको हेल्थ मेडिकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की लानी पड़ेगी। और पहले डॉक्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी, स्टाफ नर्सों की भर्ती करनी पड़ेगी। हमारी सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है। कई बदलाव के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करेंगे। और 2027 हमारा लक्ष्य नहीं, उद्देश्य भी यह है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनकर उभर कर आए। इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। आने वाले समय में हम गांव के लोगों के हाथ में पैसा देना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन जब बदलाव होता है तो थोड़े कड़वे फैसले होते हैं। हम चाहते हैं कि आपको अच्छा पानी मिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत मूल्य आप भी दीजिए। हमने कहा है कि गांव में जो भी पानी का नलका लगेगा या पानी का मीटर जिसको लगेगा, मीटर नहीं लगेगा, कम से कम वो 100 रुपया पानी के बिल का दे, ताकि हम आपको स्वच्छ जल उपलब्ध करवा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? कहा इसकी आय 3 लाख रुपया है, इसको भी पानी का बिल माफ। ये इनकम टैक्स भी देता है, इसको भी पानी का बिल माफ। इसी तरह बिजली में भी उन्होंने कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी की क्या देने की क्या जरूरत पड़ी थी? 1 रुपया पर यूनिट बड़े बड़े उद्योगों को हम सब्सिडी दे रहे हैं। हम उद्योगों का पलायन नहीं करना चाहते, लेकिन हम आम जनता की जो संपदा है वो धनवान पर नहीं लुटाने के लिए आए हैं। हम आम जनता की संपदा को आम जनता के बीच बांटने के लिए आए हैं। इसलिए हम उसमें कुछ रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। और जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो गरीब है, उसके जीवन यापन के लिए हम उसे और अधिक धन देंगे। लेकिन जो इनकम टैक्स करोड़ों रुपया दे रहा है, उस प्रकार का अनुदान देना उचित नहीं है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी धनवान लोगों को पानी का बिल भी माफ कर दिया, और बड़े बड़े जो होटल है उनको 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली की सब्सिडी देते रहे हैं, जिसको हमारी सरकार रैशनलाइजेशन करने जा रही है। अगर हम उनको सब्सिडी देंगे तो हम गरीब का हक जो है, उस गरीब के हक को हम उससे छीन रहे हैं। हमने ऐसी योजनाएं लाई
जिससे उस गरीब का हक बनता है इस संपदा पर। ऐसे बच्चों के लिए योजना लेकर आए जो 6000 बच्चे जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। 27 साल तक की उम्र में हम सारी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है और 4000 रुपया महीने के हिसाब से पॉकेट मनी भी उन बच्चों को दे रही है। हम विधवाओं की बच्चों के लिए इस वर्ष इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आए हैं। इस योजना का लाभ जितनी भी हमारी विधवा बहनें हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, वो तहसील वेलफेयर के ऑफिस में जाकर उनका बच्चा के कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो सारी फीस चाहे 1.5 लाख रुपया है चाहे 75,000 रुपया है, वो सारी की सारी फीस हमारी विधवा बहनों की हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। वो ले सकते हैं इस योजना का लाभ। हम एक विधवा जो 3 लाख रुपए से जिसकी आय कम है उसके लिए हम एकल नारी आवास योजना लेकर आ रहे हैं। ये उन महिलाओं के लिए योजना है जिनको उनके पति ने छोड़ दिया, जिसने शादी नहीं की, जिसका पति कहीं चला गया लेकिन रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है, इधर उधर भटकती रहती है। हमारी सरकार उनके लिए इस वर्ष योजना लेकर आई है। जितनी भी विधवा बहनें हैं इस योजना का लाभ उसमें उठा सकती है। ये सारी योजनाएं आपकी संपदा से निकले हुए पैसे की योजनाएं हैं जिसमें गरीब के अधिकार को छीन न सके, इस प्रकार हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसमें हमारे युवा साथी है, क्योंकि कोई राजनीतिक भाषण का मंच नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं सरकार की योजनाओं की आपके सामने लाना चाहता हूं। मलिंदर राजन जी ने जो बातें कही है इस पर विचार करने के बाद जहां जहां इनको पैसे की जरूरत होगी उस पैसे के दृष्टिकोण से हम उन योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। हमने एक उद्योग यहां लाया, 1.5 वर्ष पहले पेप्सिको का हमने शिलान्यास किया। मुझे मलिंदर राजन जी बता रहे थे कि अगले 2 महीने में वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये सरकार की कर्तव्यशीलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। हम लोग आप लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। निश्चित रहिए, आने वाला समय हिमाचल का है, हिमाचल के अधिकार का है। आज जो हम आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।